हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के कुछ चैप्टर्स के बारे में और सरफेस टेंशन के बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट की स्टडी करने वाले और जिसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रॉप्स का फॉर्मेशन या फिर बबल फॉर्मेशंस, इन सभी में एंगल ऑफ कांटेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अब जैसे कि हमने देखे हैं कि अगर मर्क्यूरी के ड्रॉप्स हैं या फिर वाटर ड्रॉप्स जब किसी लोटस लीफ पे बनते हैं, सो उस वक्त उनका जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे कैसे बनते हैं। जैसे कि पानी का ड्रॉप जनरल आप किसी सरफेस पे गिराओ, लेकिन अगर लोटस लीफ पे अगर आप उसको गिराओ तो दोनों के ऊपर बनने वाला जो ड्रॉप फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसका मतलब है किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का ड्रॉप बनते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, जो ज़रूरी होती है, जिसके बारे में हम अब प्रॉपरली स्टडी करेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन। ओके, सो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन है जिसके ऊपर लिखा गया है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आपने किसी लिक्विड को अगर किसी वेसल में रखा होगा, तो जब भी वो वेसल में लिक्विड जब किसी उस वेसल के कांटेक्ट में जब आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एलिवेशन जैसा एक सरफेस से बन जाता है। जैसे कि आपको अभी यहाँ पर फिलहाल डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे ही ये यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये जब इस सॉलिड के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में पहुंचेगा तो सरफेस थोड़ा सा ऐसा एलिवेट हो गया। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें जो कि मर्क्यूरी का है, सो इन द केस ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पर ये जब सरफेस के साथ जब लिक्विड कांटेक्ट में आता है तो ये जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। इसको बोला जाता है मिनिस्कस। तो ये जो मिनिस्कस है ये ऊपर एलिवेट हुआ है और ये जो मिनिस्कस है वो नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है। सो अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसके बारे में अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बता भी दूं, जो कि है कुछ इस तरीके से। The angle of contact between liquid and solid surface is defined as angle between the tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured within the liquid। अब ये जो डेफिनेशन है, अगर मैं आपको शुरुआत में भी समझाता हूँ तो चांसेस है कि आपको ये नहीं समझेगा, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करना होता है, ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूर समझेगी। तो हम वापस एक बार एंगल ऑफ कांटेक्ट के पेज पे जाते हैं। जस्ट पे अटेंशन। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको जानने से पहले हर एंगल ऑफ कांटेक्ट के केस में आपको चार चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले व्हाट इज एडेसिव फोर्स, वो कैसे अप्लाई हो रहा है। सेकंड, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, वो कैसे अप्लाई हो रहा है। थर्ड, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। एंड फोर्थ, वो रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो कि टेंजेंट की तरह काम करेगा। अब ये सब क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब केरोसिन का केस। तो सबसे पहले केरोसिन के केस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर सपोज ये लिक्विड जो है वो केरोसिन है, तो सपोज दिस लिक्विड इज केरोसिन और वो किसी कंटेनर के अंदर रखा गया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो इस डायग्राम की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर अगर केरोसिन है भरा हुआ, सो ये इतने ही पोर्शन की बात चल रही है। मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फिलहाल के लिए पूरा, ये सिर्फ इतना पोर्शन है। यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर इधर लिक्विड है। सो इन दैट केस अगर कोई लिक्विड अब सॉलिड के कांटेक्ट में अगर आ जाता है, सो उस वक्त होता क्या है कि यहाँ का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है एकदम कॉर्नर में जो अटैच्ड है, मतलब केरोसिन का जो मॉलिक्यूल है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो होता क्या है कि इसका कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सॉलिड की तरफ है और कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर की तरफ है, तो कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो लिक्विड में भी है। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी इसे खींचेंगे और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी खींचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर होता यह है, इन केस ऑफ केरोसिन के मॉलिक्यूल को जब केरोसिन के मॉलिक्यूल्स ही खींचते हैं तो बनता है कोहेसिव फोर्स, और केरोसिन के मॉलिक्यूल्स को जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स खींचते हैं तो बनता है एडेसिव फोर्स। करेक्ट। सो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स को उन्होंने C से डिनोट किया है, बट एडेसिव फोर्स को उन्होंने P से डिनोट किया हुआ है। सो अब या फिर यहाँ पर A से डिनोट किया हुआ है। तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए ये A जो है वो एक्चुअल में एडेसिव फोर्स का यहाँ पर जा रहा है। इन केस ऑफ केरोसिन, एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। केरोसिन के केस में यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर होता यह है कि ये जो फोर्स है यहाँ पर जो एडेसिव है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कोहेसिव। सो कोहेसिव कम है और एडेसिव ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली इन दोनों फोर्सेस अगर किसी मॉलिक्यूल पे लग रहे होंगे तो ये मॉलिक्यूल रिजल्टेंट फोर्स जो पैदा होगा वो ऑब्वियसली जो बड़ा फोर्स है उसकी तरफ जाएगा। सो राइट नाउ बड़ा फोर्स कौन सा है?
एग्जैक्टली बड़ा फोर्स जो फिलहाल के लिए है वो है एडेसिव फोर्स, जो कि लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, और उसी के डायरेक्शन में जो है ऑलमोस्ट वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। सो ये हमारी तीसरी क्वांटिटी हुई रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें ये पता चल गया। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट को आपने परपेंडिकुलर निकालना है, बट रिमेंबर वो परपेंडिकुलर जो होगा वो लिक्विड में जाना चाहिए, सॉलिड में नहीं। सो अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट की, सो दिस इज द रिजल्टेंट। इसके दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक ये और दूसरा ये। सो ऑब्वियसली मैंने बोला ये सॉलिड वाला तो आपको नहीं लेना है, सो बचेगा ये जो कि करेक्ट अपने परपेंडिकुलर लिया हुआ है। अब ये परपेंडिकुलर जो है वो टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। सवाल है किसको? आपके फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को। मतलब आपका लिक्विड सरफेस कुछ इस तरीके से बेंड होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये अब टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर आप गौर से डायग्राम की तरफ फोकस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका जो मिनिस्कस है उसने खुद को कुछ इस तरीके से कर्व ले लिया कि ये जो परपेंडिकुलर था वो उस कर्व को बन गया है टेंजेंट। इन शॉर्ट आपका जो लिक्विड है उसने खुद को बेंड करा लिया। सो जैसे कि मैंने बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज एडेसिव फोर्स, सेकेंड व्हाट इज कोहेसिव फोर्स। इन दोनों से बनेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमेशा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसकी तरफ रहेगा। फिलहाल एडेसिव स्ट्रॉन्ग है इसलिए रिजल्टेंट एडेसिव के साइड में आ गया। और फिर इसका जो परपेंडिकुलर है वो जो रहेगा वो आपके फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को बनेगा टेंजेंट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब ऐसे कैसे बेंड हो गया। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर सपोज आपके पास अगर लेट अस से कोई अगर ऐसा पेपर है, लेट से ऐसा कोई पेपर है, उसके ऊपर ये जो यहाँ पर पॉइंट है जो यहाँ पर इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, अगर उसके ऊपर दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक अगर सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट है जो कि बहुत स्ट्रांग है और एक यहाँ पर, तो आपका जो रिजल्टेंट जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही अगर आप इस पॉइंट को अगर ऐसे खींचो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये जो पेपर है वो हल्का सा उस कॉर्नर में बेंड होगा और बेंडिंग के वजह से वो कुछ इस तरीके से बेंड होगा। कुछ इस तरीके से, पे अटेंशन। इस तरीके से। सो आपने जो फोर्स लगाया था उस पेपर पे, जिसकी वजह से ये पेपर, आपने ऐसा फोर्स लगाया था जिसकी वजह से ये पेपर थोड़ा सा इस तरीके से बेंड होगा, और यही जो है वो यहाँ पर इस मेनिस्कस के यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे की, विच इज़ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के केस में क्या होता है कि मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बनाते हैं कि उस वक्त कंपेरेटिवली आपका कोहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एडेसिव फोर्स जो होता है वो वीक। इसका मतलब है आपके लिक्विड में फिलहाल के लिए ये जो कोहेसिव फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो एडेसिव फोर्स है वो वीक है। अब लॉजिकली मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप है कोहेसिव का, दूसरा स्टेप है एडेसिव का, जो भी है, तीसरा स्टेप है इन दोनों के रिजल्टेंट का। सो जो रिजल्टेंट है राइट नाउ वो जो रहेगा वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स की तरफ रहेगा। अब नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है मर्क्यूरी के केस में? ऑब्वियसली कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है। सो कोहेसिव अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर निकाला, एक तो यहाँ पर आ सकता था, दूसरा वहाँ पर। मैंने आपको बोला था सॉलिड वाला रिजल्टेंट कंसिडर नहीं करना है। सो आपका जो रिजल्टेंट गया वो गया टी, वहाँ पर टेंजेंट। और अब आपका लिक्विड सरफेस कुछ इस तरीके से बेंड हुआ है कि ये जो टेंजेंट है सो अब ये जो सरफेस है वो खुद को कुछ इस तरीके से बेंड करा लेगा कि आपका जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है लाइक दिस वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ताकि ये जो टेंजेंट है वो उसको, या फिर ये जो लाइन है वो उसको टेंजेंट की तरह बिहेव हो जाए। और इस तरीके से अगर आप किसी भी कंटेनर में अगर मर्क्यूरी लेते हो तो मर्क्यूरी का मिनिस्कस जो रहता है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो टेंजेंट आपको नजर आ रहा है हमेशा दोनों केसेस में, उस टेंजेंट का फ्री सरफेस ऑफ या फिर सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, अब ये है सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ये है सॉलिड आउटसाइड द लिक्विड। सो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें देना है सॉलिड इनसाइड द लिक्विड का इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ
कॉन्टैक्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, सो मर्क्यूरी के केस में भी क्या होता है, ये है टेंजेंट और ये है फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो फर्स्ट केस में जो थीटा है अगर आप देख रहे हो तो वो थीटा जो है वो एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, सो इट इज एक्यूट। बट इन द सेकेंड केस दैट मर्क्यूरी का जो थीटा है दैट इज ऑब्ट्यूस, इट इज मोर देन 90। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, गौर से देखिए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड दिस सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड? एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही है, दिस इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। बस अब यही चीज़ जो है उसी को हमें एज अ डेफिनेशन देखना है, दैट व्हेन एनी लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड then angle of contact is the angle between tangent to the free surface of the liquid and surface of solid measured inside the liquid। अब इसी चीज को हमें डेफिनेशन में देखना है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड surface is defined as angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured within the liquid। ये जैसे कि आप यहाँ पर अब फिलहाल डायग्राम में देख रहे हो, करेक्ट। अब अगर हम बात करें कि ये अगर सपोज लिक्विड अगर कोई पानी है या फिर केरोसिन है, करेक्ट, सो इन दैट केस उनके जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो एक्यूट होते हैं। और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर लिक्विड किसी ट्यूब में अगर ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर ऊपर की तरफ अगर उनका हेड हो जाता है, सो इन दैट केस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इनका जो मेनिस्कस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लाइक दिस, करेक्ट। सो ये जो मेनिस्कस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं कॉन्केव मेनिस्कस, करेक्ट। क्योंकि आप बाहर की तरफ से अगर आप देखो, करेक्ट, तो यहाँ पर अगर सेकेंड केस में आप देखोगे तो इसका जो मेनिस्कस है ऐसे नज़र आ रहा है, इसका जो सेकेंड वाले का मेनिस्कस जो है वो ऐसे गया है, मतलब वो कॉन्वेक्स चला गया है। सो इसका जो मेनिस्कस होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, लाइक दिस। लेकिन जो फर्स्ट वन है उसका जो मेनिस्कस है इट इज़ लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केव एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड केस में आपका जो मेनिस्कस है वो बाहर की तरफ उसका जो है वो प्रोजेक्शन जा रहा है, या फिर बाहर की तरफ जो है वो ऐसे नॉर्मल फ्लैट नहीं है, इट इज़ लाइक दिस, आउटसाइड जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी फ्लैट नहीं है, ये इनसाइड की तरफ जा रहा है। सो दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। तो ये दो मेनिस्कस आपको नजर आते हैं। जनरली जो पहला मेनिस्कस है ये केरोसिन के केस में नजर आता है, और ये जो दूसरा मेनिस्कस है वो मर्क्यूरी के केस में नजर आता है। अगर आप गौर से देखो यहाँ पर पहले केस में आपको थीटा जो है वो एक्यूट नजर आ रहा है बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। सेकेंड केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको नजर आ रहा है वो कैसे है, ऑब्ट्यूस है, एग्जैक्टली। नाउ एक तीसरा केस भी होता है प्योर वाटर का, जो आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर क्या होता है कि प्योर वाटर अगर किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आए तो मेजॉरिटीली वो हमेशा उस सॉलिड के साथ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स बनाएगा। अगर आप देखिए किसी भी सरफेस के ऊपर, मेजॉरिटी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप लिक्विड डालते हो और अगर आप उस सरफेस से लिक्विड को हटाने की कोशिश करो, फिर भी लिक्विड की थोड़ी सी परत या फिर पानी की थोड़ी सी परत, प्योर वाटर की थोड़ी सी एक लेयर उस सरफेस के साथ हमेशा चिपकी हुई रहेगी। अगर आप वुड के ऊपर पानी डालो और बाद में अगर आप वुड को उल्टा कर दो ताकि पानी गिर जाए, फिर भी वुड थोड़ा बहुत भीगेगा ही, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनको वुड की तरफ से वेरी स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स मिलता है। सो इन दैट केस होता यह है कि अगर इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स है, जैसे कि आपको फिलहाल नजर आ रहा होगा इधर, एडेसिव फोर्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। सो एडेसिव फोर्स ही इतना ज़्यादा है कि उसके मुकाबले कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। अब कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, मतलब रिजल्टेंट एक ही फोर्स के वजह से बनेगा और उसी डायरेक्शन में बनेगा, इसीलिए यहाँ पर एडेसिव फोर्स एज वेल एज रिजल्टेंट दोनों भी जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। अब इनका जो परपेंडिकुलर होता है वो अगर हम कंसिडर करें ऐसे, सो लिक्विड खुद को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि ये जो परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट बन जाए, इसीलिए लिक्विड खुद को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। एंड ये होता है प्योर वाटर के केस में। अगर मैं सवाल पूछूं कि यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, सो एग्जैक्टली आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट और फ्री लिक्विड सॉलिड सरफेस विद इन द लिक्विड, ये दोनों लाइन्स एक ही है, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो 0 होता है। इन शॉर्ट आप यहाँ पर समझ सकते हो दैट इन केस ऑफ प्योर वाटर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। सो जैसे कि हमने आज देखा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अभी जो देखा है कि केरोसिन के केस में इट इज एक्यूट, जनरल वाटर के केस में भी वो एक्यूट ही होता है, मर्क्यूरी के केस में वो ऑब्ट्यूस हो जाता है,
करेक्ट, और प्योर वाटर के केस में वो हो जाता है 0। सो ये हमने अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर देखा हुआ है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि ड्रॉप फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से हम ड्रॉप्स को फॉर्म करते हुए या फिर कैसे बनेंगे ड्रॉप्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।